नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी। आज भी सिलसिला चल रहा है। बिहार और दिल्ली को लेकर बातचीत के बाद अब आज बारी देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों का फॉर्मूला तय करने के लिए बैठक जारी। कांग्रेस के अलायंस कमेटी के नेता महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी के नेताओं के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत होगी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना दोनों पार्टियां बराबर संख्या सीटों पर 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एनसीपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जा सकती है। इससे पहले बिहार को लेकर यह खबर आई कि आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 6, लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, दिल्ली की अगर बात की जाए तो फिर सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आएंगी उम्मीदवार उतारने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ असली दिक्कत जो है वो पंजाब को लेकर है, जहां कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। दिक्कत उत्तर प्रदेश को लेकर भी, जहां बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलग अलग राय सामने आती रही है और साथ ही सीटों को लेकर भी मतभेद अब तक सुलझ नहीं पाया। और इस सब के बीच आज जेडीयू के 2 अलग अलग नेताओं ने बयान जारी करके कह दिया, जल्दी सीटों का बंटवारा सुलझाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जेडीयू ने एक बार फिर नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी की है। तो गठबंधन की इसी गुत्थी को लेकर करेंगे चर्चा आज, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। तो बातचीत हो रही है, उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, आपसी स्वार्थों का फूट है। भाजपा सत्ता में है, उस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा। हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना का कदम हमेशा बढ़ा रहा। शिवसेना हमेशा 23 सीटें महाराष्ट्र में लड़ते आई है और 18 सीटें जीतते आई है। कि 2 सीटें हमारे पास थी और हम जीत गए, वो हमारे गढ़ है, वहाँ सिर्फ शिवसेना ही जीत सकती है। देखो, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। उद्धव ठाकरे जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, उस दिन ही उन्होंने अपनी शिवसेना को सोनिया सेना बना लिया। हिंदुत्व का उनका यह कार्ड विफल रहेगा। 16 सीट मेरा सीटिंग है। जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में गठबंधन का होगा विचार विमर्श। देश की राजनीति में भी रहे हैं। बिहार में लंबे समय से, इतना लंबे समय कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। नीट एंड क्लीन चेहरा है, अनुभवी व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जो गठबंधन में वो जल्दी सीट शेयरिंग चाहता है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये सामूहिक चिंतन है। वक्त उलझाता है, वक्त सुलझाता है। We should all unitedly fight and defeat BJP.
सवाल बड़ा है, 3 दिन से मंथन, कितना सुलझा समीकरण। मैं आपको परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद होंगी, और आप देख रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित गुट के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हैं, संजय सराफ प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आज अनुराग जी आपसे करती हूँ, और सवाल आपसे पहला इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से गठबंधन के साथियों में अभी तक इस बात को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई कि साथ कौन कौन आएगा उत्तर प्रदेश में, बीएसपी को लेकर आपकी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राय अलग अलग, क्या चल रहा है सर यूपी में? देखिए, ये बात मान के चलिए, जो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है, इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा करती है, लेकिन उसको अपनी एनडीए गठबंधन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है। और एनडीए गठबंधन के बारे में तो उनकी कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है, बता भी नहीं रहे कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, अपना दल को कितनी सीटें देंगे, राजभर जी कितनी सीटें लेंगे, शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, एनसीपी अजित पवार जी को कितनी सीटें देंगे, एआईडीएम के उनका साथ छोड़ के क्यों चले गए। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अपने ऊपर का फोकस हटाने के लिए वो दूसरों पर चर्चा करवाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। उनसे सवाल है कि आपकी 10 साल की सरकार में आपने देश को क्या दिया, ये बताइए। इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहते। लोग पूछेंगे ना कि भाई आज की डेट में महंगाई के हालात क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, किसान की पोजीशन क्या है, और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पे अन्याय बढ़ा, इस पे सवाल होगा, तो उस पर नहीं बात करना चाहते। इंडिया गठबंधन की चिंता करते। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, और इंडिया गठबंधन अपना जब चुनाव होगा आपको दिखाई पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। नहीं, अनुराग जी, मैं मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही हूँ। आपने यहाँ पर अपना दल, निषाद पार्टी सब गिना दिया, वहां बैठकों का दौर नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों की गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है ना, है ना? आप लोग मिल रहे हैं ना? आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं? समाजवादी पार्टी के नेता मुकुल वासनिक साहब के घर पहुंच रहे हैं ना आज, अभी महाराष्ट्र के नेता पहुंचे हुए हैं मुकुल वासनिक के घर पर, है ना? गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। और जो आपसे मैंने सवाल पूछा, जो आपकी पार्टी के नेता से भी पूछा जा रहा है, अखिलेश जी से, कि भाई मायावती साथ आएंगी या नहीं, वो पलटकर मीडिया से कहते हैं भरोसा आप लोगे क्या, आगे क्या होगा? उसके बाद वो जिस तरीके से पोस्ट करती हैं मायावती, उस पर अखिलेश जी कहते हैं मैं जरूरी नहीं समझता हूं यहाँ पर किसी की प्रतिक्रिया देना किसी की ट्वीट पर। सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मायावती को लेकर बात खत्म। अरे मेरी सवाल सुन लीजिए आप थोड़ी आप जो पूछेंगे मैं बोलता रहूंगा। अरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, आपने देखा है ना? इंडिया गठबंधन में जो दल है उनके बारे में आपको मालूम है ना? तो इंडिया गठबंधन दल आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। अब इतना क्यों आप परेशान है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है सर, मैं सवाल वही पूछ रही हूँ जहां मुझे पूछना चाहिए। मैंने सवाल पूछा है कि गठबंधन में आपके और कांग्रेस पार्टी के सुर एक जैसे नहीं है। अविनाश पांडे जी अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब मायावती अगर साथ आएंगी गठबंधन में यूपी में तो विपक्ष के गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसको लेकर मैं समाजवादी पार्टी का नजरिया जानना चाह रही हूँ, आप जवाब देंगे तो दे दीजिए। आपको बता तो, अरे सुन तो लीजिए, आप हल्ला मचाने से अच्छा मेरा जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है और सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं आपस में एक साथ हैं, उनकी आपस में बात चल रही है और आपको जल्दी से पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें पे कौन लड़ रहा है। फिर इसमें दिक्कत क्या है? जबरदस्ती हम आपसे पूछते हैं इंडिया गठबंधन में इतना जोर दीजिए ना, इंडिया गठबंधन में कौन सी सीट शेयरिंग होगी, शिवसेना को कितनी सीटें देती जरा बता दे। वो सर वहाँ से जब खबरें आएंगी तो वहां पर भी पूछ लेंगे। फिलहाल तो खबरें समाजवादी पार्टी से आ रही है ना कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा 20 से 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो इंडिया गठबंधन के आपके साथी है सर, वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं ना। जेडीयू को आप कह देते हैं कि रुक जाओ, साथ में सब मजबूती से दिखा देंगे, एक साथ सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। मत करो अरुणाचल के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान, मत करो सीतामढ़ी के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान। सर आप कह देते ना अरविंद केजरीवाल को कि भरूच जाकर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान मत करो। मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, मैं फैक्ट आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि आप लगातार इसी तरीके से बोलते हैं, आप सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आप ही के अंदाज में आपको जवाब दे रही थी। अनुराग जी आप शांति से बैठिएगा, ठीक है? आपके हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। राधिका जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसी सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगी और सभी मेहमानों से पहले क्विक रिएक्शन उसी सवाल के जवाब में लूंगी। क्या इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा था इस गठबंधन पर, क्या वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है मामला? नमस्कार उर्माना जी। रही बात गठबंधन में, मुझे तो नहीं लगता कोई उलझन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टीज का अलायंस है। डेमोक्रेटिक पार्टीज
जहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, हर पार्टी में सब नेताओं को, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं सबको अपनी बात रखने का हक है। और जाहिर सी बात है हर पार्टी अपने अपने प्रदेश में और अपने अपने एरियाज में स्ट्रांग है। तो जब स्ट्रॉन्ग पार्टीज सब इकट्ठी होती हैं तो थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। और अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आगे भी चलेगा, लंबा समय है अभी। तो मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर ज्यादा हमें सवाल जवाब या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रही थी, आपने एक बात बोली कि अविनाश पांडे जी ने क्या कहा, मैं तो कहती हूँ कि सभी पार्टी, कोई भी पार्टी जो भारत की डेमोक्रेसी, अखंडता, भारत में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बनना चाहती है, बढ़ती दिक्कत आ गई है। राधिका खेड़ा का संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा राधिका का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं बाकी मेहमानों का। गौरव जी आपके पास आ रही हूँ, आपने सुना राधिका भी ये कह रही हैं, अनुराग जी भी कमोबेश यही बात कह रहे थे कि साहब सीटों को लेकर कोई मसला नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन में सीट का फॉर्मूला सुलझ रहा है। गौरव जी आपको लगता है सुलझ रहा है मामला? नहीं पूछ रहे, हमसे तो पूछ रहे थे, उनसे पूछिए एनसीपी को कितनी सीटें देंगे। पूरा कह रहा है रोमाना जी, कोई पीछे से आवाज आ रही है, ये कौन है व्यक्ति बीच में बोल रहा है? कृपया करके शांत करा सर, सकते हैं? आप ही की बारी है सर, आपसे सवाल पूछा है, प्लीज आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो उनको भोपू को तो बंद करवाइए, भोपू बोल रहा है साथ साथ। अब गौरव जी आप ऐसी टिप्पणी करेंगे ना, फिर वो पलट कर जवाब देंगे, बहस कहां से कहां पहुंच जाएगी। सर मेरे साथ स्क्रीन पर आप हैं, आप अपनी बात रखिए प्लीज। ठीक है, कोई बात, धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, दोनों में फर्क क्या है, एनडीए में और घमंडिया में। मैं डंके की चोट पे आपके कार्यक्रम में कहता हूं कि एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप घमंडिया से पूछ लीजिए उनका नेता कौन। हर कोई प्रधानमंत्री बनने के सपने तो देखता है, लेकिन योग्यता है शून्य, नील बटा सन्नाटा। दूसरी बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि पिछली बार 303 सीटें आई थी बीजेपी की अकेले दम पे। आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं 303 सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा। आपने 3 घटक दल घमंडिया के बुलाए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा एक एक करके कितनी सीटें आएंगी, कोई नहीं बता पाएगा। तीसरी बड़ी बात मैं जो आपसे कहता हूं, मैं पहले नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की बात करूंगा, एनडीए की बात करूंगा। क्यों हम वापस आएंगे, मैं आपको 5 कारण बताता हूं, आप उनसे 3 कारण पूछ लीजिएगा क्यों वो आएंगे। पहला, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, सबसे बड़े विश्वसनीय नेता कोई है, नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है। दूसरी बात, पूरा देश स्थिर सरकार चाहता है, स्थिर, स्टेबल गवर्नमेंट। इनका तो जो विचारधारा है वो भी स्थिर नहीं है, सरकार क्या स्थिर देंगे, खींचातानी करेंगे। तीसरी बात जी, क्लीन गवर्नेंस, नेता ऐसा जो पवित्र हो गंगा जल की तरह। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कोई उंगली नहीं उठा सकता है भ्रष्टाचार की। और इनके समय में 2G, कोलगेट, माताजी घोटाला, जीजाजी घोटाला, राहुल जी घोटाला, सारे घोटाले हुए। चौथी बड़ी बात, जो कहा वो करा, विकास पुरुष है। अनुच्छेद 370 हटाना था, हटा दिया देश हित में, कोई रोक नहीं पाया। 12 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जिनको शौचालय मिला है। 4 करोड़ गरीब हैं जिनको घर मिला है। 220 करोड़ टीके सुरक्षा कवच भारतीयों को लगा दिए। ये दिखाता है एक सोच, एक विजन। 5वीं सबसे बड़ी बात जी, जो कहा राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये तंज कसते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कहते हैं राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। हिंदू अस्मिता वापस करी है किसी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। 5 कारण बताए, आप 3 पूछ लीजिएगा और 2 सवाल जो मैंने पूछे। ठीक है सर। राजीव जी आपने सुन लिया गौरव भाटिया को, और वहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो अभी तो सीटों को ही लेकर मामला नहीं सुलझ रहा है सर, कैसे बात बढ़ेगी आगे गठबंधन के लिए? रोमाना जी, सबसे पहले इस देश में 2 बड़े अलायंसेज हैं, उनके बीच मुकाबला होना है। मैं देखता हूं अक्सर इंडिया से ही ये सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया अलायंस की बैठकें नहीं हो रही, आपने कहा आपकी बैठकें हो रही है इसलिए बात हो रही है, लेकिन चुनाव तो हम दोनों अलायंसेस को लड़ना है।
और अगर ये एक डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, इन्हें अपने साथियों की फिक्र है, तो ये जरूर उनसे बात करते और निसंदेह अगर कहीं कोई मसला हल हो गया है तो उसका साझा ऐलान भी ये कर पाते। लेकिन इनकी कृपा पर इनके अलायंस के ज़्यादातर इनके पार्टनर्स हैं और जब जो इच्छा होगी ये दे देंगे, ये मानकर चलते हैं, उनका प्रतिरोध नहीं होगा। इसके उलट इंडिया अलायंस एक नेशनल पार्टी लेफ्ट को आज उसको भी हम एक नेशनल अलायंस ही कहेंगे, उनके लोग सब जगह हैं, और उसके बाद कई मजबूत क्षेत्रीय दल। हमारे यहाँ से जो भी कुछ कहा जा रहा है वो इंडिया अलायंस को ज़्यादा ताकत मिले इसलिए कहा जा रहा है। हम डेमोक्रेट हैं, अपनी बात कहते हैं, मुखर होकर कहते हैं, और शायद इसीलिए जो सवाल आपने अभी आपने कहा भी और मैं देख रहा था, विजुअल्स भी देख रहा था। जी। हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने निसंदेह कांग्रेस नेतृत्व को कहा है जी कि सीटों के तालमेल को लेकर जो रफ्तार है इसको बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल। मुद्दे इस तरह के हैं कि अगर हम मिलकर समय पर सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ मैदान में जाएंगे, इस अलायंस की शिकस्त पक्की है। देखिए, जिस अलायंस को लेकर बाकी मेहमानों से भी ले लूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है ना, देखिए हमारे साथ संजय सराफ जी भी मौजूद हैं और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। अब इन दोनों से रिएक्शन लेना इसलिए बनता है क्योंकि आपने कह दिया कि साहब इंडिया गठबंधन और यहाँ पर जो साथी पार्टियां हैं वो सब मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, यही कहा ना आपने। आप कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में आपने कह दिया कि मतलब ये बाकी दल जो हैं वो कमजोर है, बीजेपी के रहमो करम पर है। तो ब्रिजमोहन जी, मतलब जहां बीजेपी हाकेगी वहीं आप लोग हाक दिए जाएंगे, इसी वजह से किसी तरीके का कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है आप लोगों के पास? आवाज नहीं आ रही है मुझे ब्रिजमोहन जी की। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रिजमोहन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं दोबारा आपके पास जी रखिए अपनी बात। जी नहीं आ रही है जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब है। हाँ जी। जितनी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दलों का सम्मान करती है, मैं सोचता हूँ ये भावना किसी दूसरे गठबंधन में नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहाँ पर कि विधानसभा में भाजपा के विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवसेना के हैं। यही स्थिति इसके पहले बिहार में भी थी। तो मैं सोचता हूँ कि जितना शिद्दत के साथ गठबंधन धर्म को निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और एनडीए में होता है, शायद इतना दूसरी जगह नहीं होता है। अब जहाँ तक बात मैं अगर एनडीए में कहूँ कि हम लोग जितने एनडीए के दल के लोग हैं, हम सब लोगों को ये मालूम है कि हमारे बड़े भाई के रूप में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। और उन्हें भी ये मालूम है कि ये जो दल हैं, इन दलों की हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, वो किसको हमें कितनी सीटें देना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमारे यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का कोई संशय है, ना हमारे यहाँ पे महत्वाकांक्षा का टकराव है, ना हम लोगों के यहाँ पे मनभेद है, ना हमारे यहाँ पे मतभेद है। इसी बात से INDIA के साथी परेशान रहते हैं कि वहां पता लगाइए, वहां देखिए। अरे जब वहां कुछ होगा तो कोई देखेगा। परफेक्ट सर, आपने बढ़िया जवाब दिया। आपने कह दिया कि साहब हमारे यहाँ ना कोई मनभेद है ना कोई मतभेद है, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और भारतीय जनता पार्टी को पता है किसको कौन सी सीट पर लेना चाहिए, रणनीति क्या। ठीक है सर, क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए संजय सराफ साहब? तो मतलब फिर वो हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके की खींचतान चल रही है ना बिहार में, आप लोगों के यहाँ चाचा भतीजे में, उस पर भी विराम लगाइए ना सर। उसको क्यों लंबा खींच रहे हैं? बीजेपी बैठी हुई है ना, फैसला कर देगी। देखिए रोमाना जी, उसमें कोई इशू है नहीं है ना। जहां हमारा सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो वहां से लड़ेगा। सीट पर नहीं है ना क्लेम, पशुपति पारस जी का क्लेम नहीं है ना। पशुपति पारस, देखिए रोमाना जी, वही सिटिंग MP है, क्यों नहीं है क्लेम? वही सिटिंग MP है, वही मेंबर पार्लियामेंट है, वहां से यूनियन मिनिस्टर है कंट्री में। वही तो कह रही हूँ भाई, चिराग पासवान कह रहे हैं उनके पिता की विरासत वाली वो सीट है। चिराग जी छोड़ दीजिए ना फिर। देखिए दावा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी अपने आप डिसाइड करेगी ना सर। नहीं, लेट मी कंप्लीट ना। हाँ प्लीज आइए, मेरे को बात तो करने दीजिए रोमाना जी, मेरे को भी बोलने दीजिए ना। हाँ,
जमुई में चिराग जी, जमुई में 2 बार एमपी बन चुके हैं, वो वहां से लड़ेंगे। हर एक मेंबर पार्लियामेंट, हमारी पार्टी के 6 एमपीज है, हर एक एमपी जहां जहां सिटिंग है वहां से लड़ेगा। पारस जी, पशुपति पारस जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है और यूनियन मिनिस्टर भी है, वो हाजीपुर से लड़े हैं, तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चिराग जी वहां से हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और हम ने प्रधानमंत्री के माध्यम से जो देश में 10 साल में काम हुआ है, हम काम के उस आधार पर करना, काम के उस आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वोट भी लोग उसके आधार पर देंगे। यहाँ बैठकर कहने से क्या होगा? भतीजे को समझा लेते, चिराग पासवान को समझा लेते ना सर, यहाँ बैठकर कहने से क्या होगा बताइए। और मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी अभी देखिए ब्रजमोहन जी ने कहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, फिर बीजेपी को तय करने दीजिए ना। आप ये भी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, आप ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही देखिए एक सीट, एक हाजीपुर की सीट, उसी पर आप भी दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसी पर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं। ये भी तो देखिए ना सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे, टीवी पर कलई खुलती है ना। रोमाना जी, हाँ जी रोमाना जी, कोई इश्यू है नहीं। अगर वो इश्यू होता है, देखिए जो हमने खुलकर बोला ना, मैं आपसे खुलकर बोल रहा हूं, जहां सिटिंग एमपी है वहां से वो लड़ेगा, यहां से पारस जी सिटिंग एमपी है वो लड़ेंगे, चिराग जी जमुई से, वो जमुई से लड़ेंगे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें कोई, मैं तो राजीव रंजन की बात पर बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने सीनियर नेता होके इतनी बार, इतने साल, 20 साल तक इन्होंने भाजपा के साथ काम किया, भाजपा के मदद से नीतीश जी इतनी बार चीफ मिनिस्टर बने, और आज ये कह रहे हैं पहली बार इंडी गठबंधन में बैठे हैं, जहां पर इनको यह भी पता है 2 बार नीतीश जी भाग के गए, दो जगह से निकल के गए, महाराष्ट्र से भी निकल गए, दिल्ली से भी भाग गए, क्योंकि उनको कन्वीनियर नहीं बनाया, उसकी वजह से निकल गए। यहां पर कम सीटें लेने के बावजूद हमने जेडीयू को, यहां पर एनडीए घटक दल का हमारा बड़ा भाई भाजपा ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और यहां पर देखिए उनकी क्या स्थिति बनाई है। अब देखिए आगे ये लोग कहते हैं हमारा सब कुछ ठीक है, ये अपने घर में देखे इनका कितना ठीक है। कांग्रेस का जो अपना चौधरी साहब है वेस्ट बंगाल में, वो क्या कह रहे हैं? फिलहाल संजय सराफ साहब, आपके लिए तो बेहतर ये होगा कि उतनी रहमदिली आप चिराग पासवान के लिए दिखा दें, फिर ये सारी की सारी लड़ाई यहाँ पर जो चाचा भतीजे के गुट में है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी ना सर। ये इंडिया गठबंधन के जो साथी बैठे हुए हैं, जो दिल में मुस्कुरा रहे हैं, अनुराग जी के तो बाकायदा चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, उन्हें मुस्कुराने का मौका नहीं मिलेगा ना। लेकिन मैं अब राधिका का रुख करती हूँ, क्योंकि बीच में राधिका अपनी बात रख रही थी और कट गया था कनेक्शन। राधिका आइए, वो सवाल कि क्या सीटों को लेकर मामला फंसेगा या फिर गाड़ी निकल जाएगी, इस चुनौती को पार कर लेगी इंडिया गठबंधन, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। राधिका, रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वचन के शब्द सुनकर और इनके साथियों के शब्द सुनकर मुझे ना 2003-2004 याद आ रहा है। आपको याद है इंडिया शाइनिंग, इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने चुनाव भी जल्दी करवा लिए थे, और इंडिया शाइनिंग का क्या नतीजा हुआ कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया, उनका इंडिया शाइनिंग और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था वो धराशायी हो गया। और मैं आपके चैनल पे एक और बात बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर जो बोल रहे हैं कि हमने कहा था मंदिर बनाएंगे और हमने मंदिर बना दिया। सर, आप एक वकील हैं और आपको ये बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि मंदिर आपने नहीं बताया, मंदिर बना है कोर्ट के आदेश से, और अगर आप लोगों ने बनाना होता तो ले आते अध्यादेश 2014 में और बना देते। और इसी कारण हमारे शंकराचार्य ही नहीं जा रहे, पुरी के शंकराचार्य ने साफ तौर पे कह दिया कि मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, मंदिरों को पर्यटन स्थल बना दिया है, तो राजनीतिकरण करना बंद करिए। आप इस बात पे और ध्यान दीजिए। और हमें जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटी हमारे साथ कि राजस्थान में आपकी हार क्यों हुई, ये भी एक बहुत शर्मनाक हार है कि आप अभी अभी सत्ता में आए, आपने जिसको मंत्री बनाया वो हजारों वोटों से हार जाता है। पहले अपने अंदर आंकलन करिए। ठीक है गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा को आपने सुना, कह रही है ये जीत की खुमारी में है और हार सामने नजर आ रही है। राजस्थान में तो हार भी गए, तब जबकि उम्मीदवार को पहले ही चुनाव से पहले ही मंत्री पद से भी नवाज दिया गया था। गौरव, देखिए, मैं जो भी कहूंगा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी के जख्म को मैं खुरेदूंगा, दर्द हो, लेकिन सच्चाई बताना बड़ी आवश्यक है। अभी तो कुछ ही माह हुए हैं, 1 माह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूका है,
छत्तीसगढ़ शाइनिंग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ, राजस्थान में सुपड़ा साफ, और यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हैं। अरे कम से कम इतनी तो बात रखो अपनी, जो कहती थी कि छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, हार गए ना भाई, ये तो मानो। दूसरी बात, आप रोमाना जी बाकी सब जाने दीजिए जी। मुझे बड़ा दुख होता है, सम्मान देखिए एक दूसरे का कितना करते हैं। जेडीयू के विधायक है, कहते खड़गे वड़गे कौन है। अब आप बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी, कई बार सांसद रहे हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको खड़गे वड़गे बुलाया जाएगा, अच्छा लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं। ममता बनर्जी ने क्या सम्मान दिया आप बताइए? भीख का कटोरा लेके गई कांग्रेस पार्टी, 42 सीटें हैं लोकसभा की। ममता बनर्जी ने कहा 2 लेनी है ले लो, वरना कटोरा लेके आगे बढ़ो। और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं ये बात कह दी कि भाई देखो ऐसा है, हम भीख नहीं मांग रहे। अब ये बेइज्जती तो कौन कर रहा है? घटक दल कर रहे हैं इनके। तीसरी बात, विरोधाभास देखिए इनका। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस इकाई जो दिल्ली की है उसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, उनकी गिरफ्तारी का मैं स्वागत करता हूं, अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। इसी तरह से जेडीयू ने ये ट्वीट किया था और कहा था नौकरी लो, जमीन दो, इसलिए आरजेडी पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज उनके साथ बैठे हैं, ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? और हमारी ताकत क्या है रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, वो नमाजवादी पार्टी जो ये कहती थी और कारसेवकों पे गोली चलानी पड़ी तो चला देंगे, ये आज का चित्र है। सपा कार्यालय के बाहर राम मंदिर का पोस्टर लगा हुआ है। क्या ये हमारी विचारधारा की जीत नहीं है? और ये पूरा जग जानता है, अगर एक पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, जिसने रथ यात्रा निकाली और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 40,000 पेज ट्रांसलेट हुए, सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे पाया। ये तो 4 कारण बताए हैं। इसीलिए देश का हिंदू आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। और अंत करूंगा एक बात कह के, 20 सेकंड दे दीजिए। आपको मालूम है सपा आज क्यों प्रसन्न है? सपा इसलिए प्रश्न है कि वो बहुत खुश है, इसलिए कि उनको अखिलेश यादव का जुड़वा भाई मिला है। एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं शिव कुमार देहरिया, उन्होंने सरकारी बंगला खाली किया। याद करिए, अखिलेश यादव ने 200 रुपए की टोटी चुराई थी, देहरिया जी ने बाथरूम की सीट, वहां का बम्बा, वहां का एसी लगा था, वो सब चुरा लिया। अब आप बताइए, जो जनता देख रही होगी, ऐसा नेता चाहेगी जो 200 रुपए की टोटी चुरा ले, सीट चुरा ले, टाइल्स चुरा ले, वहां पर्दा लगा है चुरा ले। ये केवल चुरा सकते हैं, जनता को सवाल उठा रहे हैं। और जो बड़ा सवाल आपकी तरफ से उठाया गया वो कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर, विरोधाभास को लेकर। अनुराग भदौरिया आइए, जब इतने कॉन्ट्रडिक्शंस, इतने विरोधाभास, तो फिर जनता कैसे करेगी विश्वास? अनुराग देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है ना तो लोग अपना टीवी बंद कर देते हैं, ये प्रवक्ता जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की जनता की नींद और चैन चुरा लिया है। इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है जिसने जनता की नींद और चैन चुरा लिया हो, और उससे छुपाने के लिए तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, हमारा तो इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है, इनका है एनडीए मजबूर दिलों का, लोगों का गठबंधन। आप कैसे देखिए, इतनी बड़ी घटना होती है बीएचयू में, आईटी बच्ची के साथ अन्याय करते हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के, और एक भी घटक दल इनका कोई बोला नहीं, गूंगे बहरे हो गए। अरे देश की बेटी के लिए, प्रभु राम की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कैसे घटक दल हो तुम, जो तुम्हारे पास दिल नहीं पसीजा की 2 शब्द बोलते? बीजेपी तो बोली नहीं, इनके घटक दल भी नहीं बोले, तो ऐसे घटक दल को देश की जनता कैसे पसंद करेगी? आप सोचिए, जब वही महिला पहलवानों के साथ अन्याय होता है, इनके घटक दल बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। बताओ, गूंगे बह रहे हैं घटक दल। बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के आई, उनके लिए इनके घटक दल नहीं बोलते हैं, एनडीए के गठबंधन के साथी। और बीजेपी तो खैर बोलेगी ही क्यों, तो महिला सम्मान कर ही नहीं रही है। सोचिए, ऐसे मजबूत नेताओं का जब गठबंधन होगा तो कहां से आवाज निकलेगी? हमारे यहाँ मजबूत नेताओं का गठबंधन है, एक दूसरे की अगर कोई बात होती है तो उसमें बात रखते हैं। यही आंतरिक लोकतंत्र होता है, यही लोकतंत्र होता है कि आपके गठबंधन में हैं, लेकिन कहीं गलत और सही होगा तो हम अपनी बात कहेंगे। फिर शेयरिंग में उनको अगर सीटों की बात होगी तो आपस में बातचीत होगी, कोई गूंगे थोड़ी है यहाँ पे।
यहाँ पे आवाज निकालने वाले लोग हैं, यहाँ पोपू वाले लोग नहीं हैं जो भों 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 करते हैं, यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं जो अपनी मजबूती के साथ एनडीए में गठबंधन के साथियों को लपेटे में ले रहे हैं। एक सेकंड और ज्यादा नहीं, इनसे पूछिए कि इंडिया गठबंधन की इतनी बातें कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बता दीजिए ना लगे हाथ कि आप एनसीपी अजीत पवार को कितनी सीटें दे रहे हैं, आप शिवसेना गुट को कितनी सीटें दे रहे हैं, बता दीजिए, आप टीवी पे बता दीजिए। इंडिया गठबंधन की तो बहुत बात हो गई, आप भी पलटकर आप भी बता दीजिए कांग्रेस को आप कितनी सीटें दे रहे हैं। ऐसे सवाल मत उठाइए, छोड़ दीजिए ना कुछ बैठकों के लिए, मंथन के लिए। लेकिन आपने यहाँ जो बाकी साथी दलों को लपेटा है बीजेपी के, बृजमोहन जी सुना आपने, वो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं साहब ये मतभेद मनभेद महत्वाकांक्षा नहीं, ये सारी बातें नहीं है, दरअसल ये तो सब जी हुजूर में लगे हुए हैं, हाँ में ला रहे हैं बीजेपी के, कुछ अपना रखते ही नहीं है नजरिया कि कुछ बोल सके। ऐसा चल रहा है क्या बृजमोहन जी? इतने दबाव में आ गए आप लोग बड़े भाई के? रोमाना जी में रोमाना जी में महाराष्ट्र की बात करूं, देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ी थी 23 सीटों पर, 19 सीटों पर लड़ी थी एनसीपी और 25 सीटों पे लड़ी थी बीजेपी कांग्रेस। हाँ, बीजेपी भी और कांग्रेस भी 25 टोटल मिलाकर ये सारे लोग अपने तो ये सारे की सारे लोग अपनी 19 सीटों पे दावा कर रहे हैं। अगर 19 सीटों पे दावा करते हैं तो 67 लोग खड़े हो जाएंगे, सीट 48 और उम्मीदवार 67। ये कहां से लड़ेंगे? ये है इनका विरोधाभास। हर आदमी, हर पार्टी का नेता ये बोल रहा है कि जितनी सीटों पे हम पिछली बार लड़े थे उतनी ही सीटों पे हमको अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। बृजमोहन जी आपने ये गणित बैठा दिया, 48 सीटें, आपने ये गणित कहां से बैठा दिया? एनसीपी तो आप खुद ही दावा करते हैं सारी आपके साथ चली गई, अब शरद पवार के साथ कहां वो 19 सीटों पर दावा करेंगे? वहां का फॉर्मूला तो सामने आ रहा है, उसको छोड़िए सर। आप, मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछा इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर, मैंने आपसे सवाल आपको लेकर पूछा। आप मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि होने का दावा करते हैं, जो अनुराग भदौरिया ने यहाँ पर सवाल उठाया कि साहब मनभेद मतभेद महत्वाकांक्षा ये सब जो कह रहे हैं सिर्फ बातें हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल इनकी मजबूरी है हाँ में लाना बीजेपी के, वरना तो ये सर्वाइव ना कर पाए। ये चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने किसी साथी की अगर बात को मानते हैं तो ये हमें मिलाना हो गया। अच्छा, ये इनका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है क्योंकि ये एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर एनडीए में हम लोग एक दूसरे की बात को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की बात को अगर हम मानते हैं तो उससे इनको तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको हमसे सीखना चाहिए। अगर ये शायद सीख लें तो हो सकता है इनके विवाद कम हो जाएं कुछ। परफेक्ट। इन विवादों के चलते पूरी देश की जनता देख रही है कि आईएनडीआई है कि साहब लोकतांत्रिक माहौल है हम लोगों के यहाँ, मजबूत क्षेत्रीय दल है, लेकिन सुना आपने बृजमोहन जी कह रहे हैं कि इतना ज्यादा लोकतांत्रिक है, डिसिप्लिन अगर आ जाए रोमाना जी, इतना ज्यादा लोकतांत्रिक है कि अभी तक तय नहीं कर पा रहे। ठीक है सर, ठीक है, तय नहीं कर पा रहे हैं। ये लोकतंत्र, अति लोकतंत्र, यही नुकसान न पहुंचा दे। राजीव जी आइए। देखिए, डरे हुए लोग कर क्या सकते हैं? इन्हें अपने गठबंधन में जोड़ने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। अब ये अलग बात है कि उसके बाद ये आ गए। अब इन्हें केवल सीटें नहीं चाहिए, इन्हें ईडी के कहर से भी बचना है, सीबीआई के छापों से भी बचना है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है, या तो प्रधानमंत्री जी उस समय गलत थे या प्रधानमंत्री जी आज गलत हैं, दो में से एक गौरव भाटिया को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इन्होंने विधायकों के बारे में कहा, मैं तो बड़े नेताओं की बात करता हूं। टेलीग्राफ जरा देख लीजिए आप, 22 जून का 2014 का भारतीय जनता पार्टी ने कितना मुखर होकर के उस समय हिमंता विश्वा शर्मा के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला किया। हिमंता विश्वा शर्मा के वाटर स्कैम को लेकर के बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी में काफ़ी हंगामा हुआ, इन्होंने बाकायदा पैम्पलेट छपवाए, आंदोलन इनका हुआ। लेकिन हिमंता विश्वा शर्मा के यहाँ न कभी ईडी गई, न कभी उसका कोई असर दिखा, और इनके तारनहार न केवल असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में इनके तारनहार बन गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रही हूँ। 22 जनवरी का दिन आप जानते हैं, वो दिन जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस दिन मतलब 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 22 जनवरी को शराब की बिक्री नहीं होगी।
ये बड़ा फैसला जो यूपी में लिया गया है, 22 जनवरी उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, शराब की बिक्री भी नहीं होगी उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही हैं, अहम बैठकों में शिरकत कर रहे हैं, 22 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राजीव जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद संजय जी के पास चल रही हूं मैं। आइए राजीव जी। जी हाँ, रोमाना जी, सबसे पहली बात तो ये, मैंने कुछ सवाल अभी रखे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि गौरव भाटिया ने बाएं दाएं गए हुए इनका जवाब दे देंगे। प्रधानमंत्री जी उस समय गलत थे या आज इनकी पार्टी गलत है? ठीक है सर। हिमंता बिस्वा शर्मा के सवाल पर इन्होंने उस समय जो आरोप लगाया उसके लिए माफी मांगेंगे। और दूसरी तरफ ये एलजेपी के किस नेता को हाजीपुर की सीट मिलने वाली है, ये जरूर ये बता दें, चूंकि ये तो बहुत ही अनुशासित अलायंस है इनका और इनकी बात तो लोग मानेंगे, तो आज ये ऐलान कर दें। हमसे ऐलान करने की उम्मीद आप कर रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल एक सीट का मसला सुलझा दीजिए, हाजीपुर की सीट का। फंसा दिया सर आप। संजय सराफ जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। संजय जी आइए, सुना आपने? एक तो खुद आप लोगों में इतना विरोधाभास है, कटघरे में आप लोग इंडिया गठबंधन के लोगों को खड़ा करते रहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए सर। नहीं कोई देखिए रोमाना जी, हाँ रोमाना जी, हम लोग एनडीए घटक दल के जो भी साथी है, हम लोग विद फुल रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर के साथ है। नंबर 1, इनकी तरह नहीं है। जब अखिलेश जी के बारे में कमलनाथ जी ने बोला कौन है अखिलेश, अनुराग जी को बोलिए इसके बारे में, बताया उन्होंने नहीं बताया। लालू जी खुलकर बोलते हैं नीतीश जी के पेट में दांत है, वो मुंह से नहीं काटता है, पेट पे उसके दांत जो है वो पेट के दांत से काटता है, क्या नहीं बोलते हैं, बताया रंजन जी। और साथ में ही आप कहती है एक थी कांग्रेस और कांग्रेस कहता है एक थी आप। कहां का अलायंस है इनका? ये कोई अलायंस है जहां पर मैंने तो पहले कहा कि आप लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं सर। जो आपको लेकर सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो दे दीजिए। ये जो अभी आपने 3 एडजेक्टिव्स यहाँ पर गिनवाए हैं, रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी, सुनिए तो ये जो आप यहाँ पर गिनवा रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है साहब ये कुछ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर नहीं है, सारा डर का मामला है। डर सर, डर। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसी, डर। चोरियां डकैतियां की है, डरे हुए हैं ये ईडी से डरे हुए हैं। जहां ईडी जाता है वहां पैसे लेके आता है। साहू के यहां पर गया 700 करोड़ लेके आ गया। आप बताइए वेस्ट बंगाल में गया वहां पथराव हो गया। एक भी कोई साथी इंडी गठबंधन घुमंडिया कौन लड़ेगा ये बता दीजिए, करेगा हाजीपुर कौन लड़ेगा संजय जी बता दीजिए। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर जो वहां पर गया उसके ऊपर पथराव किसने करवाया? इंडी गठबंधन के साथियों ने कर, क्योंकि ये डरे हुए हैं। कौन लड़ेगा संजय जी ये तो बता दीजिए। हाजीपुर वाला सवाल आपका चिराग जी, पावर संजय जी, हाजीपुर वाला सवाल, सिटिंग एमपी लड़ेगा, हाजीपुर का सिटिंग एमपी माननीय चिराग पासवान से पहले आप हामी भरवाइए इस बात पर, तभी मानी जाएगी आपकी बात। चिराग पासवान जब इस बात पे हामी भर देंगे सर तभी ये बात मानी जाएगी, आपके कहने से थोड़ी मानी जाएगी। खैर, मैं गौरव भाटिया का रुख कर रही हूँ और गौरव यहाँ जो चर्चा में एक बात निकल कर आई उस पर आपको जवाब इसलिए देना चाहिए गौरव भाटिया, क्योंकि आप जो बम्पर जीत के 5 कारण आपने गिनाए थे ना, उसमें आपने तीसरे नंबर पर कहा था कि साहब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, करप्शन फ्री मामला। और यहाँ राजीव रंजन जी हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर, वो अजीत पवार के नाम पर आप ही की पार्टी को घेर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जब इनके साथ में आ जाते हैं तो फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो फिर ये भ्रष्टाचार, करप्शन फ्री वाला कैसे वजह बन जाएगी, तमगा कैसे मिल जाएगा इसका आपको? गौरव भाटिया। रोमाना जी, मैं बिंदुवार तरीके से बात करता हूं और अपनी बात का जो है सामने रखता हूं आपके। सबसे पहले तो देखिए, राजीव रंजन जी को तो कोई हक नहीं कि वो मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि पहले ही मैंने एक सवाल पूछा था। नीतीश कुमार तब ठीक थे जब उन्होंने कहा था जमीन दो, नौकरी लो। ये ट्वीट मेरे हाथ में प्रमाण के साथ बैठा हूं, ठीक है? इसका उत्तर पहले दे, उसके बाद सवाल पूछे। अगर दमखम नहीं है तो यहाँ आके अपनी फजीहत ना करे। दूसरी बात रोमाना जी, आपको भी एक बात बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, खाली डब्बे की तरह ज्यादा क्यों बसते रहते हैं? बोल रहे थे राजीव जी, गौरव भाटिया शालीन भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक है राजीव जी, पहले जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना। राजीव जी, आप ऐसे बीच में नहीं टोकते हैं, आराम से सर। और आप जब बोल रहे थे गौरव भाटिया बिल्कुल बीच में नहीं आए सर। अब सुन लीजिए गौरव जी को, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊं।
प्लीज आइए गौरव भाटिया। अब दूसरी बात आपको बताता हूं, क्या समन्वय है आप मुझे बताइए। क्या ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भरूच सीट का कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया और नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया? क्या ऐसा नहीं हुआ? अरे घमंडिया अलायंस क्या है ये, जब वैसे ही कैंडिडेट जो है डिक्लेयर हो रहे हैं बिना बातचीत किए। तीसरी बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, पलटू राम जो है ना, ये अब ऐसा पलटेंगे कि कभी ये सत्ता में वापस नहीं आएंगे और आप इस बार चुनाव में देखिएगा। और वजह मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अगर युवा नौकरी मांगते हैं रोमाना जी, वहां गोली चल जाती है, वहां पे कोई अपना हक मांगता है तो लाठी चलती है, लोकतंत्र जिंदा है। अरे अगर वहां पे प्रदर्शन होता है तो भाजपा का कार्यकर्ता मार दिया जाता है, ये हालत है। विधानसभा के पटल पर अभी सपा के प्रवक्ता महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी पे भी आऊंगा। जो विधानसभा पटल पर मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने एक हस्बैंड और वाइफ दाम्पत्य जीवन पे टिप्पणी करी है, मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता हूं। और ये क्या दर्शाता है? महिलाओं का सम्मान नहीं है। और देखिए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये मेरे हाथ में क्या है, गायत्री प्रजापति, पूरी परत खुल गई है, नाबालिग के साथ कलई खुल गई। बिल्किस बानो पर पूरे देश से माफी मांगी है। पहले आप कंट्रोल करिए, एक करके ऐसे बहस नहीं हो सकती, मुझे किसी की बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। तो इंडिया गठबंधन में 3 दिन से मंथन, कितना सुलझा समीकरण, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अभी तक की चर्चा में मामला जो है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए का बनता हुआ नजर आ रहा है। नेता कौन, नीति क्या, मुद्दे कौन कौन से, लेकिन इस सबसे इतर जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो सीटों के समीकरण की बात है। और राधिका, जिस बात का जिक्र गौरव भाटिया ने किया कि साहब गजब अलायंस है, अभी सीटों को लेकर कुछ स्थिति साफ है नहीं, और जो घटक दल हैं गठबंधन के वो अपने आप ही अपने उम्मीदवारों का बाकायदा नाम का ऐलान कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, तैयारी सब कर रहे हैं, वो करने का हक है, अभी तो बातचीत हो रही है। लेकिन आज आपके प्रोग्राम पे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पूरा देश पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री जी के एक शब्द को सुनता आ रहा है, सबका साथ सबका विकास। उसका मतलब यह है कि सभी धर्म सभी जाति के लोगों के लिए हम बराबर सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपको एक लाइन बोली, आपने याद होगा रुमाना जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू हमारे साथ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई और धर्म के लोग हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है वो क्लियर कर दिया। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी यहां गिनवा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हार हो गई होगी। शायद इतिहास से ये वाकिफ नहीं है, क्योंकि 2003 के समय में ये शायद सपा पे थे, तो जो पार्टी बदलते हैं उनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता होता। 2003 में भी यही हालात थे, जो मैं कह रही थी 2003 और 4 याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकार थी, और देश में जाके 2004 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बन गई। और यहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत बखूबी बात हो रही थी। और यहीं पे देख लिए, मजेदार बात यह है कि जो एनसीपी जो टूट के गई, उनके जो साथी बैठे उनके 4 बड़े बड़े नेता, छगन भुजबल जी, अजीत पवार जी हो या प्रफुल्ल पटेल हो या हसन मुशरफ, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के आरोप है जो ईडी ने लगा रखे थे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। रोज गौरव भाटिया जी हर डिबेट में उनका पानी पी पी के गाली देते थे और बोलते थे कि जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है उसमें ये लोग सारे के सारे इतना भ्रष्टाचार करे। और आज देखिए दोनों ताल से ताल मिला रहे हैं आपके यहाँ पे बैठ के, और ये सारे लोगों के ऊपर से इल्जाम हट चुके हैं। पेटीएम सरकार कर्नाटक में हमने देखी किस तरीके से हारी। वैसे राधिका, इस वक्त ताल से ताल मिलाते हुए तो यहाँ जो इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं और एनडीए के लोग बैठे हैं, जी आ रही हूँ आपके पास, वो सब मुझे भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, आप लोगों से जो भी सवाल आपको खुद को लेकर पूछा जाता है, कितनी खूबसूरती के साथ आप लोग गोल पोस्ट बदल देते हैं। चाहे आप हो, चाहे गौरव भाटिया हो, चाहे ब्रजमोहन जी हो, राजीव रंजन जी हो, संजय सराफ जी, अनुराग भदौरिया हो, और दूसरे वाले को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं तो चलिए ठीक है, एक एक करके गोल पोस्ट नहीं बदल रहे ना गौरव भाटिया। तो अजीत पवार से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक जवाब दे दीजिए, क्या कर रहे हैं वो बीजेपी में, वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? 1 सेकंड अनुराग जी, आइए गौरव भाटिया। अरे मेरे पास भी तो आ जाइए, मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। जवाब नहीं मिलेगा आपके मेरे साथ स्क्रीन पर गौरव भाटिया को ले आइए प्लीज। जी गौरव जी आइए। जवाब नहीं मिल रहा है।
देखिए ऐसा है रोमाना जी, हाँ जी। आपने जो प्रश्न किया मैंने उत्तर दिया। मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। हिमंत बिश्व शर्मा पहले ही अवमानना का नोटिस और केस चला चुके हैं कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके खिलाफ। आप बार बार उनका नाम लेंगी, मैं तो निवेदन करूंगा कि आप पे भी एक केस डाल दें, और इसलिए डाल दें कि वो विटनेस है, वो आरोपी नहीं है। आपको शायद ये जानकारी नहीं है। और मैं समझता हूं पत्रकार की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपनी रिसर्च करे, और अगर आप मुझे दिखा दें कि वो आरोपी हैं या वो भ्रष्टाचारी हैं जो आपने अभी शब्द का प्रयोग किया, तो फिर मैं आगे की बात बढ़ाऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। हाँ, पार्टी मैंने बदली, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं मैं, लेकिन यहां जो व्यक्ति भाषण दे रही है वो जानती है कांग्रेस पार्टी की बत्ती गुल है, और वो खुद जब चुनाव लड़ी थी तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 1.5% वोट आया था, जमानत जब्त हो गई थी। तीसरी बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने करी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक बात बता दूं, पहले भी बहुत गठबंधन हुए हैं। 2017 में गठबंधन हुआ था सपा और कांग्रेस का, क्या हुआ? जीती भारतीय जनता पार्टी। 2019 में सपा और बसपा साथ आ गई, बुआ और बबुआ, ठीक है, 10 और 5 सीटें आई। सपा की 5 2014 में थी, 2019 में भी 5 रही, हमारी 73 आई थी और 64 आई, और इस बार 80 में 80 सीटें अकेले भाजपा की आएंगी और हमारे जो साथी है अपना दल। और इनकी क्या हालत होगी? कांग्रेस पार्टी से पूछिए, 2 सीटें थी, 2 सीटों से 1 सीटों पे आ गई, 1 सीट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते हुए यूएई के राष्ट्रपति को देख रहे हैं आप उनके साथ। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। बात कर रहे हैं आपके लिए यूएई के राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट है उसमें शिरकत करने के लिए भारत पहुंच चुके हैं, और अब कुछ ही देर बाद यहां पर बाकायदा रोड शो भी शुरू होगा। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति जो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन और स्वागत करते हुए कुछ ही देर में रोड शो भी शुरू होगा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करते हुए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियन की आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और वहां एयरपोर्ट पर ही बाकायदा जो लोक कलाकार हैं वो मौजूद हैं। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर लोक कलाकार कर रहे हैं, और ये सब कुछ स्वागत और अभिनंदन के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियन का। देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद पीएम पहुंचे एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए। कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जिसमें शिरकत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।